हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की हम अपनी इस क्लास में हम पढ़ने वाले एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। ये प्रोग्राम्स क्या है एक्चुअली में, ये कुछ पिछले चैप्टर का है। जो अभी हम लोगों ने चैप्टर कंटिन्यू किया हुआ है उस चैप्टर का नहीं है, फॉरेन ट्रेड का। ये हमारे पॉवर्टी चैप्टर का है, जिसमें हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी। कौन सा टॉपिक था हम लोग का? मेजर्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी। उसमें ये एक टॉपिक था जिसके अंदर लास्ट में था एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। ये टॉपिक मैंने स्किप कर दिया था। आई थॉट कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट अभी जैसे रिसेंटली मैंने देखा जो सिलेबस रिड्यूस नहीं किया, इट मीन हमें पढ़ना ही पड़ेगा एनी हाउ। तो मैंने सोचा मैं बच्चों को बता देता हूँ। कुछ बच्चों ने पूछा भी मुझसे कि सर ये वाला एक बार समझा दो क्या है इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स क्या थे और कैसे एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम से पॉवर्टी रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है देखो। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड पॉवर्टी इरिडिकेशन आर इंटर रिलेटेड। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड पॉवर्टी इरिडिकेशन आर इंटर रिलेटेड। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि दोनों का आपस में रिलेशन कैसे है। देखो, अगर कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने का मतलब लोगों को काम मिलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही लोगों को काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, धीरे धीरे उनके पास सैलरीज आएंगी। और जब उनके पास सैलरीज आएंगी तो डेफिनेटली जो उनकी पॉवर्टी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। एक झटके में खत्म नहीं होगा, बट स्टिल अगर वो धीरे धीरे अच्छा अर्न करना स्टार्ट कर दिए तो जो भी उनकी सिचुएशंस थी, एटलीस्ट जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी उसको तो वो सॉल्व कर ही लेंगे ना। दैट्स व्हाई यहाँ पे बोला है कि ये दोनों क्या आपस में इंटर रिलेटेड है। अब कुछ प्रोग्राम्स की बात करते हैं। कुछ प्रोग्राम्स जो हमारे पास है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। फर्स्ट वन क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। तो याद रखना है, फर्स्ट है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। अब इसमें क्या है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में? ड्यूरिंग द 6th 5-year प्लान वेरियस एजेंसीज स्टार्टेड डिफरेंट प्रोग्राम्स फॉर रूरल पुअर। तो यहाँ पे मेन याद रखना है ड्यूरिंग 6th 5-year प्लान। जो मेन वर्ड है वो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ सो दैट कि तुम्हारे लिए इजी हो जाए लर्न करना। सो 6th 5-year प्लान में डिफरेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया था। किसने किसने स्टार्ट किया था? डिफरेंट एजेंसीज ने। तो डिफरेंट प्रोग्राम्स बाय डिफरेंट एजेंसीज फॉर अ रूरल पुअर। याद रखना, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही ध्यान रखना है। 6th 5-year plan has been started by the during the 6th 5-year plan, different programs has been started by the different agencies for rural poor. Right? All these programs were merged in IRDP on 2nd October 1980. But situation क्या हुआ कि जितने भी प्रोग्राम स्टार्ट हुए थे, बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट हुए थे, लेकिन ये सारे के सारे जो प्रोग्राम थे, इन लोगों ने क्या किया, बाद में एक आईआरडीपी करके प्रोग्राम बनाया। उस आईआरडीपी के अंदर इन्होंने सॉरी 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 हाँ, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ऑल दिस प्रोग्राम्स वेयर मर्ज इन आईआरडीपी ऑन 2nd October 1980। यानी जितने भी इन लोगों ने छोटे मोटे प्रोग्राम स्टार्ट किया था वो सारे प्रोग्राम क्या हो गए, मर्ज हो गए। कहाँ पे मर्ज हो गए? आईआरडीपी में। तो याद रखना है, ऑल प्रोग्राम मर्ज्ड आईआरडीपी 2nd October 1980। बापू का बर्थडे था, वो याद रखना है, सिंपल भूलोगे नहीं कभी भी। द मेन ऑब्जेक्टिव आईआरडीपी इज टू इंकरेज पुअर फैमिलीज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सो दैट दे कैन गेट मोर इनकम टू राइज अबव द पॉवर्टी लाइन। इसमें क्या था, जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इंकरेज पुअर पीपल, यानी पुअर पीपल्स का, पूरे फैमिलीज का उनको इंकरेज करना है फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। खुद से ऐसा कुछ करे जिससे उनको खुद से क्या हो जाए, कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, और बाद में जब एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा डेफिनेटली फिर पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ जाएंगे। दिस प्रोग्राम focused on few special groups which include small and marginal farmers, agricultural laborers and rural artisans। तो याद रखना है किसको किसको इन लोगों ने इंक्लूड किया था? इंक्लूड किया था स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। किसको इंक्लूड किया था? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को इंक्लूड किया था, एग्रीकल्चर लेबरर्स को एंड रूरल आर्टिसंस को इंक्लूड किया था। In these programs, small marginal farmers, agricultural laborers, and rural artisans have been included. Clear? Now, this way, IRDP program is known as anti-poverty program. Why IRDP is an anti-poverty programs? क्योंकि यहाँ पे जो भी इंक्लूजन किया गया था सब ज्यादातर गरीब लोग थे, और जब गरीब लोगों को इंक्लूजन किया गया मतलब डेफिनेटली उनको काम मिल रहा है, और काम मिलने से उनकी सैलरी इंक्रीज होगी, और सैलरी इंक्रीज से क्या होगा कि जो पॉवर्टी है वो क्या क्या हो जाएगा, धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। दैट्स व्हाई IRDP वाज आल्सो नोन एज एंटी-पोवर्टी प्रोग्राम। Okay, so याद रखना है IRDP was also known as a anti-poverty program. Now let's see the following programs were included in the self employment program. अभी ये जो हम लोगों ने हेडिंग यहाँ पे पढ़ा ना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, अभी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स में क्या क्या प्रोग्राम्स या क्या क्या जो प्लान्स थे वो इंक्लूड किया था। नंबर 1 था IRDP। IRDP का फुल फॉर्म याद रखना है,
इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या है फुल फॉर्म? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। मैंने ऊपर इसलिए नहीं बताया क्योंकि ऑलरेडी ये नीचे लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई मैंने वहां पे तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। तो याद रखना आईआईडीपी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके बाद स्टार्ट किया था ट्राइसेम। ट्राइसेम का मतलब यहाँ पे TRYSEM, इसका फुल फॉर्म है ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ एंड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे फुल फॉर्म याद रखना है, क्या है? ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ एंड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये जो ट्रेनिंग देनी है यूथ को, वो ट्रेनिंग किस लिए देनी है? वो ट्रेनिंग देनी है फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ऐसा एक प्रोग्राम बनाया था, इसका नाम रखा था ट्राइसेम। उसके बाद DWCRA, जिसका मतलब था डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड इन रूरल एरियाज। उसके बाद MWS, मिलियन वेल्स स्कीम। तो ये फुल फॉर्म याद रखना, एग्जाम में पूछा हुआ है। MWS का मतलब क्या? मिलियन वेल्स स्कीम। And the next one was सित्रा, that is supply improved toolkit to the rural artisans। यानी कि जो गांव के ऐसे लोग होते जो खुद से काम करते थे, आर्टिसंस टाइप के लोग होते थे, उन लोगों को क्या ना टूल किट्स प्रोवाइड करना जिनके पास टूल किट्स नहीं है। एंड द नेक्स्ट वन वाज अ गंगा वेलफेयर स्कीम। ये इतने सारे प्रोग्राम्स बने थे जिससे क्या हो सके, लोगों को रोजगारी मिल सके, यानी कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। और एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा तो ऑटोमेटिक जो हमारा टारगेट है पॉवर्टी रिड्यूस करने का, वो कंप्लीट हो जाता। फिर अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जितने प्रोग्राम्स थे यहाँ पे, जैसे जो 6 भी प्रोग्राम्स हम लोगों ने देखा, उसके बाद क्या सिचुएशन हुआ? ऑल दिस प्रोग्राम ऑन 1 अप्रैल 1999, याद रखना है कब? 1 अप्रैल 1999, IRDP एंड अदर प्रोग्राम्स इंटीग्रेटेड विथ इट were merged and named as a स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। यानी कि हुआ क्या, IRDP उसके अलावा जो बाकी के अदर प्रोग्राम्स थे, बाकी के अदर प्रोग्राम्स यानी जो हमने 5 नाम पढ़ लिए, ट्राइसेम, DWCRA, MWS, सित्रा एंड गंगा वेलफेयर स्कीम, ये जितने भी प्रोग्राम्स थे, ये सारे के सारे प्रोग्राम्स को क्या कर दिया इन लोगों ने? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में इंक्लूड कर दिया था। राइट। तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा? यहाँ पे ये समझा है कि भाई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नाम का प्रोग्राम बनाया था, इसमें काफी सारे अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रोग्राम्स दिया था, और बाद में इन सारी छोटे छोटे प्रोग्राम्स को IRDP में मर्ज कर दिया 1980 में। राइट। अब टारगेट क्या था इसका? तो इनकरेज पुअर पीपल। क्यों इंकरेज करना है? फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बस इतना याद रखना है, सो दैट दे कैन राइज अबव द पॉवर्टी लाइन। ये तो हमें नॉर्मली पता है क्यों देना था। अब किसको किसको इंक्लूड किया था? इंक्लूड किसको किया था? स्मॉल मार्जिनल एंड एग्रीकल्चर लेबरर्स। याद रखना है, स्मॉल मार्जिनल एंड एग्रीकल्चर लेबरर्स, एंड लास्ट वन इज रूरल आर्टिसंस। राइट। अब इसमें टोटल 6 प्रोग्राम्स बने थे, जिसमें IRDP है, ट्राइसेम है, DWCRA, MWS, सित्रा एंड सित्रा। इसलिए मैंने, देखो ये जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ वैसे ही लर्न करोगे तो याद हो जाएगा, 2-3 बार सुनेगा तो सिंपल है। IRDP, ठीक है, ट्राइसेम, DWCRA, उसके बाद आपका सित्रा, MWS एंड गंगा वेलफेयर स्कीम। राइट। बाद में क्या हुआ, 1999 में ये सारे प्रोग्राम्स को मर्ज कर दिया, और मर्ज करके एक नया प्रोग्राम बनाया जिसका नाम क्या था? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। याद रखना है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, याद रखना है, स्व उसके बाद रोजगार योजना। Okay, under this scheme in rural areas, apart from the development of small trade, self-help groups were also provided infrastructural facilities, technology, loan facility, market for final goods to the rural पुअर्स। यानी कि ये इतने सारे काम ये सारे प्रोग्राम्स के अंदर में हो रहा था। कौन से? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में। क्लियर है? तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, दैट इज अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। Now let's talk about the second one, that is a wage employment scheme. Second point क्या हमारा? वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम। और वेज का मतलब कुछ ऐसा प्लान बनाया था जिससे एटलीस्ट कुछ वेज है ना, यानी कुछ पैसे लोगों को मिलता ही रहे। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, these programs are पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी ऑफ पॉवर्टी इरिडिकेशन एंड हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। यानी जो वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम है ये भी उसी का पार्ट था, इसमें कुछ ऐसा लर्न करने जैसा नहीं है। इन वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम, अब इस पे क्या था वो समझो। फोकस वाज ऑन दोज पुअर, याद रखना है, फोकस ऑन दोज पुअर who do not have any other source of income than physical labor। फोकस किस पे था? those poor do not have source of income other than physical labor। राइट। बेसिकली जो हमारा ये वेज स्कीम प्रोग्राम था, ये किसके ऊपर, किसको फोकस में रखा था? उन गरीब लोगों को जिनके पास फिजिकल लेबर के अलावा कोई काम था ही नहीं। एंड दिस स्कीम्स डू नॉट ओनली प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन इट स्लैक सीजन, बट ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग फ्लड्स, ड्रॉट, स्कैर्सिटी एंड अदर नेचुरल कैलेमिटीज। मतलब क्या बोला है कि इस प्रोग्राम का काम ऐसा नहीं था कि सिलेक्ट सीजन्स में ही तुमको अच्छे, मतलब जब नॉर्मल सब कुछ सिचुएशन है तो वैसे ही सीजन में तुम लोगों को सब प्रोवाइड करेगा। इवन अगर कुछ भी प्रॉब्लम भी हो रहा है, ठीक है, कोई भी सिचुएशन है जिसमें भाई मान लो कोई सिचुएशन आ गया, प्रॉब्लम हो गई है, तो ऐसे सिचुएशन में भी आपका लाइक फ्लड्स हो गया, ड्रॉट हो गया, उस टाइम पे भी लोगों का काम दे रहा था। तो सिलेक्ट सीजन का मतलब याद रखना है, सिलेक्ट सीजन का मतलब जैसे बोलते हैं बहुत माहौल ठंडा है, अभी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसा जैसे बोलते हैं नॉर्मली सुना होगा वर्ड, एक
मंदी सुना होगा, राइट। तो मंदी सीजन में ये काम नहीं लोगों को देता, क्योंकि मंदी में नॉर्मली क्या काम नहीं मिलता है, अक्सर लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया में, जैसे मैं जहाँ रहता हूँ सूरत में, यहाँ पे अक्सर होता है कि जब भी ना मंदी मार्केट में होती है तो उस टाइम पे कई सारे लोगों की जॉब चली जाती है। फिर जैसे जैसे मार्केट रिवाइव होता है वापस कहीं ना कहीं जॉब मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे ही सिचुएशन में सिर्फ है ना वो जॉब नहीं प्रोवाइड करते थे, अगर फ्लड्स हैं, ड्रॉट सिचुएशन है, स्कैरसिटी है, या कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज है, उस टाइम पे भी आपको ये जॉब प्रोवाइड करेंगे। कौन? वेज स्कीम सिस्टम में। अंडर दिस स्कीम्स इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज डेवलप्ड इन रूरल एरियाज। और इनका काम क्या? अभी देखो ये आपको काम करवा रहे हैं, तो ये काम किस पर फोकस करते थे? इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज पे काम करते थे, राइट। इट इज ट्राइड दैट लेबरर्स शुड गेट प्रॉपर सैलरीज। और इनका मेन फोकस क्या था कि भाई जो लेबरर्स है उनको प्रॉपर सैलरी मिलता रहे, वो लोग काम अपना करते रहे। इसलिए अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स जो बनती है ना, जैसे रोड बनाने का, कोई बिल्डिंग बनाना है, स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है, या हॉस्पिटल्स बनाने हैं, ब्रिज बनाने हैं, तो ऐसे जगहों पे ज्यादातर इन लोगों को बुला लिया जाता है। तो उनको क्या प्रॉपर सैलरी मिलता है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गवर्नमेंट प्रोग्राम तो चलता ही रहता है। और वेज इंप्लॉयमेंट स्कीम में कौन कौन सा था? जवाहर रोजगार योजना और एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस स्कीम, दो चीजें इंक्लूड किया था, नाम याद रखना है, जवाहर रोजगार योजना एंड एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस स्कीम। क्लियर है? JRYNEAS, जवाहर रोजगार योजना, एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस स्कीम, ये दो पॉइंट इंक्लूड किया था वेज में। उसके बाद नेक्स्ट था हमारा प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। नेक्स्ट क्या था हमारा? प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। अब इसमें क्या था? In the decade of 90s, employment generation in organized sector was stagnant and in a public sector negative growth was noticed. अब सिचुएशन क्या था कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर था, याद रखना 90s में ऑर्गेनाइज सेक्टर जो था वो स्टेगनेंट था, मतलब कुछ उसका सिचुएशन अच्छा नहीं था, वो नॉर्मल एक ही जगह पे रुका हुआ था। एंड इन पब्लिक सेक्टर नेगेटिव ग्रोथ वाज नोटिस। और जो पब्लिक सेक्टर था वहां पे क्या सिचुएशन था कि वहां पे नेगेटिव ग्रोथ हो रहा था, मतलब कुछ ग्रोथ हो ही नहीं रहा था, सब कुछ उल्टा ही चल रहा था। ऑन द अदर हैंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज राइजिंग फास्ट। 90s वाला जो टाइम था इसीलिए खराब था, और उसी टाइम पे काफी सारे फ्रॉड्स भी हुए थे, तुम लोगों ने सुना होगा। उसके बाद हम लोग को गवर्नमेंट को जो एलपीजी लेकर आना पड़ा, नहीं हमारे जो मनमोहन सिंह जी थे वो एलपीजी लेकर आए, क्योंकि सिचुएशन बहुत खराब चल रही थी, राइट। तो ये ऐसे तुमको याद रह जाएगा आसानी से कि 90s में उस टाइम पे प्रॉब्लम था। तो याद रखना 90s में ऑर्गेनाइज सेक्टर जो था वो स्टेगनेंट था, एंड जो पब्लिक सेक्टर था उनका नेगेटिव ग्रोथ चल रहा था। ऑन द अदर हैंड, ये तो था ही था, उसके बाद क्या था? ऑन द अदर हैंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज राइजिंग फास्ट। याद रखना है, unemployment rate was rising fast. On this situation, Prime Minister Rozgar Yojana was started for the self-employment with the objective starting ventures to provide employment to the educated unemployed. यहाँ पे देखो वर्ड आया है एजुकेटेड, अभी तक ये नहीं आया था, यानी कि इसका जो टारगेट था वो था एजुकेटेड जो अनएम्प्लॉयड है ना उनको टारगेट करना। क्या लिखा है? ऑन दिस सिचुएशन Prime Minister Rozgar Yojana was started for a self-employment with the objective of starting ventures। किसे ऑब्जेक्टिव का था? ऐसे वेंचर स्टार्ट करना, ऐसा काम शुरू करना है, ठीक है, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, यानी जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है ना उन लोगों को जॉब मिल जाए। क्योंकि गरीबों के लिए ऑलरेडी दो प्रोग्राम बन गया था, गरीबों का मतलब उसमें जो इलिटरेट है वो भी आ जाते हैं, राइट, क्योंकि ज्यादातर गरीब लोग तभी होते हैं जब यार उनके पास ज्यादा एजुकेशन नहीं होता, उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस नहीं होते, जो हम लोगों ने पढ़ा है, राइट, इंडिकेटर्स में पढ़ा है ना कि जो गरीब होते हैं वो उनके पास एजुकेशन बराबर नहीं होता, और एजुकेशन प्रॉपर ना होने की वजह से उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस नहीं होते, और मल्टीपल ऑप्शंस नहीं तो सिर्फ एक ही काम करते हैं, फिजिकल लेबर, राइट। और फिजिकल लेबर के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग प्रोग्राम बना दिया, और ये वेंचर्स का प्रोग्राम क्यों बनाया? सो दैट द एजुकेटेड एम्प्लॉयड जो है, जो अनएम्प्लॉयड है उनको जॉब मिल जाए। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, दैट इज नोन एज नरेगा। इसको बाद में मनरेगा भी बोलते हैं, तो अभी पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये याद रखना है, फुल फॉर्म इसका आता है, या तो नरेगा लिख कर आएगा तो या मनरेगा लिख कर आएगा, वो मैं अभी आगे आपको समझाता हूँ। इसका क्या टारगेट था वो समझो। सबसे पहले पॉइंट याद क्या रखना है? सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, इट वाज स्टार्टेड इन 2005, ठीक है। अब क्या था यहाँ पे? नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वाज एक्सेप्टेड विद द ऑब्जेक्टिव क्रिएटिंग एसेट्स। याद रखना है क्या टारगेट था? क्रिएटिंग एसेट्स थ्रू पब्लिक कंस्ट्रक्शन। क्रिएटिंग एसेट्स क्रिएट करना है, पब्लिक एसेट्स क्लियर, मतलब कि गवर्नमेंट के लिए एसेट्स क्रिएट करना है, कैसे? पब्लिक कंस्ट्रक्शन से। एंड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 1 पर्सन पर फैमिली, और जॉब किसको देना है? 1 पर्सन पर फैमिली, याद रखना है, 1 पर्सन पर फैमिली जो प्रोवाइड करना है फॉर द मिनिमम 100 डेज, याद रखना है, मिनिमम 100 डेज टू द रूरल एंड अर्बन पुअर एज वेल एज लोअर मिडिल क्लास फैमिली। यानी इसमें सबको फोकस कर लिया, रूरल को भी, अर्बन को भी, एंड लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज को भी, राइट। तो नरेगा में क्या था? सबसे पहले 2005 में स्टार्ट हुआ था, टारगेट क्या था? क्रिएटिंग एसेट्स है, कैसे क्रिएट करना था? थ्रू पब्लिक कंस्ट्रक्शन, पब्लिक से काम करवा के कंस्ट्रक्शन करवाना था, और क्रिएटिंग एसेट मतलब क्रिएट एसेट क्रिएट करना था।
टारगेट क्या था इसका, टू प्रोवाइड 1 पर्सन पर फैमिली, यानी एम्प्लॉयमेंट टू 1 पर्सन पर फैमिली, कितने दिनों के लिए, 100 डेज के लिए। कौन कौन इसमें इंक्लूडेड था, रूरल, अर्बन एंड लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज, राइट। उसके बाद 2009 में जो नरेगा था रिफॉर्म करके क्या बन गया, मनरेगा, यानी एमजी नरेगा बन गया था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। याद रखना है, नरेगा 2009 में क्या बन गया था, एमजी नरेगा, या इसको कभी कभी मनरेगा भी पढ़ते, तुमने मनरेगा ही सुना होगा अक्सर, ठीक है, या तो मनरेगा या तो एमजी नरेगा बोल सकते हो। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज हाउसिंग स्कीम। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ, आई होप यहाँ तक किसी को डाउट ना हो। अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी डिमांड होती है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस क्लास के लिए भी कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया था, दैट्स व्हाई मैं बता रहा हूँ। तो ये याद रखना कि यहाँ पे बीइंग अ टीचर मैं हूँ, अगर और मेरे पास अगर टाइम है, इन केस मेरी हेल्थ डाउन है या कुछ इमरजेंसी सिचुएशन है, तो ही नहीं मैं हेल्प कर पाऊंगा। बाकी मैं पूरा कोशिश करूंगा कि भाई तुम्हें हेल्प कर सकूं, ठीक है। टारगेट मेरा वही है, सो टेंशन नहीं लेना, जो भी प्रॉब्लम हो बता सकते हो, अच्छा बुरा जो भी हो चलेगा, ठीक है। अभी बात करते हैं हाउसिंग स्कीम्स। काम तो देखो दिलवा दिया है, सैलरी थोड़ा बहुत मिल ही रहा है, पर सैलरी उतनी नहीं मिल रही कि वो अपने लिए घर क्रिएट कर सके, राइट। सिर्फ जीने के लिए पैसे मिलना स्टार्ट हो गया है, यानी रोज की जो लाइफ है उनकी कम से कम वो अच्छे से गुजर रही है, लेकिन रहने के लिए भी कुछ चाहिए, कहाँ रहे। तो यहाँ पे क्या स्टार्ट हुआ, एक नया स्कीम स्टार्ट हुआ, अभी ध्यान से सुनना। इन इंडिया स्टिल अ मेजोरिटी ऑफ पुअर पीपल ड्वेल इन द सेमी स्टेबल और टेम्पररी हाउसेस। वी ऑल नो कि ज्यादातर लोग ऐसी जगहों पे रहते हैं जो सेमी स्टेबल है, या तो टेम्पररी के तौर पे वो 4 डंडे लगा के ऊपर से तंबू टाइप का बना के रहते हैं। विद एन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड प्रॉपर ड्वेलिंग टू पुअर इन द ईयर 1985 एंड 86। याद रखना है कि 1985 और 86 में, यानी इंदिरा गांधी जी के नाम पर, उसके जस्ट उसके बाद का ही 1984 के बाद का ही सिचुएशन था। तो इंदिरा आवास योजना वाज स्टार्टेड फॉर द फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन। याद रखना है, फिर से मैं पढ़ता हूं, विथ एन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड प्रॉपर ड्वेलिंग। क्या याद रखना है, टू प्रोवाइड प्रॉपर ड्वेलिंग, किसको करना है, पुअर्स को, तो हमें पता ही है। कब, 1985 1986 में क्या स्टार्ट हुआ था, इंदिरा आवास योजना। तो ये अंडरलाइन कर लेना, इंदिरा आवास योजना स्टार्टेड फॉर फैमिलीज, किसके लिए स्टार्ट हुआ था, बीपीएल, शॉर्ट में लिख लेना, बीपीएल, तक बड़ा याद रखने की जरूरत नहीं, बिलो पॉवर्टी लाइन, एससी एंड एसटी। मैंने एससी एसटी क्यों बोला, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, तो हम लोग को पता है एससी एसटी एंड बीपीएल, 3 लोगों के लिए स्टार्ट हुआ था। मोर एवर इन 2013-14, अभी ध्यान से सुना, हाउसिंग स्कीम कई सारी स्टार्ट हुई थी। मोर एवर इन 13-14 में राजीव गांधी योजना वाज इंप्लीमेंटेड टू इंप्रूव द हाउसिंग ऑफ दोज हु रिसाइड्स इन हट्स। उसके बाद राजीव गांधी योजना स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ, 13-14 में। इंदिरा आवास योजना कब स्टार्ट हुआ था, 1985 1986 में। उसके बाद ये कब स्टार्ट हुआ था, 13-14 में, राजीव गांधी योजना। फिर क्या था, इन अर्बन एरियाज ऑल्सो पुअर पीपल रिसाइड्स इन स्लम। ये सारा जो था इसमें ज्यादातर फोकस किया था रूरल वालों पे। अब वहां क्या, इन अर्बन एरियाज ऑल्सो poor people resides in slums where they are deprived of basic facilities of drinking water, toilets and electricity. अब यहाँ पे क्या था कि जो अर्बन एरियाज है वहां पे जो गरीब लोग हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, पुअर पीपल्स हैं, जो स्लम्स एरिया में रहते हैं, और स्लम्स एरिया में रहने की वजह से उनके पास ना ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, ना ही टॉयलेट्स हैं प्रॉपर, एंड ना ही इलेक्ट्रिसिटी है। और हमने पढ़ा कि ये तीनों ही चीजें होना जरूरी है, इसमें हम लोग इंडिकेटर्स में पढ़ा है, राइट। इंडिकेटर्स में हम लोगों ने पढ़ा था भाई ये तीनों चीजों का होना भी बहुत जरूरी है। अब उसके बाद लिखा है, ड्यू टू फास्ट इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ ड्वेलिंग इन अर्बन एरियाज फ्रॉम 25 जुलाई 2015 फॉर अर्बन पुअर, किसके लिए, फॉर अर्बन पुअर, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना वाज स्टार्टेड। इसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, मे भी शायद आप लोगों ने इसका बेनिफिट भी लिया हो, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना जो नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया था 2015 में। तो याद रखना है, 3 आवास योजना, हाउसिंग स्कीम्स थे वो 3 टाइप के थे। एक 1985-86 में बना था इंदिरा आवास योजना के नाम से, 13-14 में राजीव गांधी, एंड 15 में बना था प्राइम मिनिस्टर आवास योजना। तीनों का टारगेट एक ही था, हाउसिंग प्रोवाइड करना है। लेकिन थोड़ा सिचुएशन अलग था, पहले वाले का क्या था कि बीपीएल एससी और एसटी वालों को देना था। राजीव गांधी का क्या था भाई कि जो हाउसिंग फैसिलिटीज थोड़ा जो हट्स में रह रहे हैं उनको इंप्रूव करना था। और इनका जो टारगेट था प्राइम मिनिस्टर का, जो अर्बन पुअर है ना, अर्बन पुअर्स हैं, उनको प्रोवाइड करना था, राइट। हाउसिंग स्कीम्स आर इंपोर्टेड फॉर ड्वेलिंग पर्पस, बट साइमल्टेनियसली दे आल्सो क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। सवाल ये है कि ये एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, जो बिल्डिंगें बनती है, जो घर बनते हैं, वो जादू से तो बनेंगे नहीं, राइट। ऐसा तो नहीं कि उनके पास कोई छड़ी घुमाया और घर बन गए। उसके लिए जरूरत पड़ती है वर्कर्स की, और वर्कर्स का मतलब उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है ना। दैट्स व्हाई दे आर सेइंग कि ये जो हाउसिंग स्कीम्स है इंपॉर्टेंट फॉर ड्वेलिंग पर्पस, ओके लाइन गलत खींच दिया, इंपॉर्टेंट फॉर ड्वेलिंग पर्पस एंड ऑल्सो फॉर
टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। तो याद रखना है हाउसिंग स्कीम्स जो थे वो डिवेलिंग पर्पस के लिए भी इंक्लूडेड थे प्लस एम्प्लॉयमेंट के लिए भी इंक्लूडेड थे, राइट। तो ये था हमारा हाउसिंग पर्पस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। अभी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में क्या था, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में ये था कि लोगों को कुछ फैसिलिटीज देनी है जो एजेड पर्सन है, उनको सुरक्षा देनी है। सिक्योरिटी का मतलब क्या, सुरक्षा होती है ना। तो अभी सुरक्षा कैसे देनी है वो समझो। एज अ स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस पॉवर्टी इन इंडिया, various social security schemes were started for workers of unorganized sector from 9th May 2015। ये डेट याद रखना है, from 9th May 2015। अटल पेंशन स्कीम, याद रखना है क्या नाम है इसका, अटल पेंशन स्कीम, स्टार्टेड इन विच मंथली पेंशन इज टू बी पेड। याद रखना है अटल पेंशन स्कीम में क्या होगा, मंथली पेंशन पे करेंगे, लेकिन किसको पे करेंगे, पीपल अबव 60 इयर्स। किसको मिलेगा, पीपल अबव 60 इयर्स। याद रखना है कि 2015 में एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था जो वर्कर्स है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के, उन लोगों के लिए यानी जो 60 साल के ऊपर है उन लोगों के लिए एक मंथली पेंशन स्कीम स्टार्ट किया था, सो दैट दे कैन गेट द मिनिमम अमाउंट टू सर्वाइव देयर लाइफ, right? Under the Prime Minister Security Schemes for people in the age of 18 to 70 years, accident insurance of rupees 2 lakh was opened with a minimum premium of 12। अब उसके बाद क्या हुआ था, जो 18 से 70 के बीच में है, भाई एक्सीडेंट भी हो सकता है, बेचारों की डेथ हो जाएगी तो उनकी फैमिली का लॉस होगा, तो 18 टू 70 वाले में जो लोग थे उनके लिए स्टार्ट हुआ था एक्सीडेंट इंश्योरेंस। इसमें कितना मिलने वाला है उनको, 2 लाख रुपए। याद रखना है कितना मिलेगा उनको, 2 लाख रुपए। और इसका जो प्रीमियम है वो कितना, सिर्फ 12 रुपीज पर ईयर है। याद रखना है मिनिमम प्रीमियम ऑफ 12 रुपीज, ओके। 12 रुपीज पर ईयर नहीं है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसमें लिखा नहीं, एक सेकेंड ना। चलो ये 12 रुपीज पर ईयर ही है। यहाँ पे मैं एक और इन्फॉर्मेशन ऐड कर देता हूँ, जो यहाँ पे लिखा हुआ ना 2 लाख रुपीज मिलेगा, तो ये जो 2 लाख रुपीज मिलेगा ये कब मिलेगा, जब डेथ हो जाती है। लेकिन अगर मान लो इंसान डिसेबल हो गया है, ठीक है, अगर वो डिसेबल हो गया है तो फिर भी प्रॉब्लम है, तो उसको कितना मिलेगा, उसको कम से कम 1 लाख रुपए मिलेगा। इसी स्कीम में, प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी स्कीम में ही 2 लाख रुपए था, किसके लिए, जिसकी डेथ हो जाती है, और रेट वही है 12 रुपीज पर ईयर, और जो डिसेबल हो जाता है उसके लिए 1 लाख रुपए, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है जीवन ज्योति स्कीम वाज स्टार्टेड विद रुपीज 2 लाख लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एट 330 ईयरली प्रीमियम्स। याद रखना है कि प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी स्कीम्स में 2 पॉइंट स्टार्ट किया था। एक था 2 लाख रुपए का प्रीमियम, मतलब 2 लाख रुपए मिलेगा, वो कब मिलेगा, एक्सीडेंट होने पे, यानी डेथ हो जाती है तब। और डेथ होने में भी मैंने 2 चीजें बता दी, डेथ हो गया तो 2 लाख रुपए मिलेगा, और डिसेबल हो गया तो 1 लाख रुपए मिलेगा। और इसका जो प्रीमियम है वो कितना है, 12 रुपए पर ईयर है। उसके बाद ज्योति स्कीम में था, जो जीवन ज्योति स्कीम था, इसमें क्या लगा, 2 लाख लाइफ इंश्योरेंस, इसका लाइफ इंश्योरेंस कितना होगा, 2 लाख रुपए का, लेकिन इसका जो प्रीमियम होगा कितना होगा, 330 रुपीज पर ईयर, ओके। तो ये याद रखना है। नाउ टू सेफगार्ड फार्मर्स फ्रॉम क्रॉप फेलर, प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना वाज स्टार्टेड। और फार्मर्स के लिए क्या था भाई, फार्मर्स के लिए जरूरी था कि जो उनकी फसल होती है, यानी जो भी वो काम करते हैं उसके लिए, तो उसके लिए क्या स्टार्ट, क्रॉप्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। क्रॉप्स के लिए क्या स्टार्ट हुआ था, प्राइम मिनिस्टर, ये याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना, यानी सिक्योरिटी प्रोवाइड किया था। तो यहाँ पे 3 टाइप की सिक्योरिटीज प्रोवाइड किया था। एक अटल पेंशन स्कीम, जो अबव 60 है उन लोगों को मंथली पेंशन के लिए, और ये स्टार्ट हुआ था 9th May 2015। उसके बाद 18 to 70 लोगों के लिए प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी स्कीम स्टार्ट हुआ था, जिसमें हमारे पास 2 कंडीशंस थे, 2 लाख रुपए मिलेगा, 12 रुपए पर प्रीमियम, लेकिन इसमें डेथ होने के बाद। और उसके बाद जीवन ज्योति स्कीम में था, जिसमें 2 लाख रुपए लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा, वो 330 रुपए पर ईयर देना है, राइट। और फार्मर्स के लिए क्या स्टार्ट किया था, प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना। याद रखना, फॉर फार्मर्स फॉर देयर क्रॉप, प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना वाज स्टार्टेड। क्लियर है इतना। तो ये हमारा था सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। लास्ट है हमारा जन धन योजना। आई होप कि यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो जा रही है, ठीक है। मैं रिपीट भी इसलिए कर दे रहा हूँ ताकि चीजों को सुनो तो लर्न हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट है जन धन योजना। ये तो सबसे फेमस, आपने सुना भी होगा, जन धन योजना। थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन, अब याद रखना है यहाँ पे, थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन टू हिट द रूट ऑफ पॉवर्टी। देखो मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है मनी। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, उसका रीजन है कि जो मनी है उससे मैक्सिमम फैसिलिटीज वो अरेंज कर सकते हैं। कौन, पुअर। मैक्सिमम फैसिलिटी कैसे, एजुकेशन, हेल्थ, हाउस, एटलीस्ट ये तो मिल जाएगा ना, फूड, इतनी सारी चीजें मिल रही है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है, थ्रू इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन टू हिट द रूट ऑफ पॉवर्टी। क्या क्या करना है, टू हिट द
root of poverty, an ambitious scheme प्रधानमंत्री जन धन योजना was introduced. तो ये नरेंद्र मोदी का सपना था, ऐसा समझ लो, इसलिए ambitious वर्ड लिखा हुआ है. This schemes began on 28th August 2014 and on the very first day of this scheme 1.5 crores accounts were opened. याद रखना है, जैसे ही नरेंद्र मोदी इसके बारे में अनाउंसमेंट किए थे, यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ 28 2014 को, उसके फर्स्ट डे पे ही कितने लोगों ने 1.5 करोड़ लोगों ने अकाउंट्स ओपन करवाया था. और टिल 8 जनवरी तक और 8 जनवरी तक यानी ऑलमोस्ट 4 महीने के अंदर, ठीक है, 4 महीने के अंदर यही अकाउंट हो गया 12.58 करोड़ यानी 12.58 करोड़ लोगों ने अकाउंट ओपन करवाया था. वेयर इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,590 करोड़ वे जनरेटेड. ओके, यहाँ पे देखो, अब जनधन योजना में क्या याद रखना है कि ये स्टार्ट किया था, टारगेट क्या था इसका, टू हिट द रूट ऑफ पॉवर्टी, टू हिट द रूट ऑफ पॉवर्टी, राइट. स्टार्ट किया गया था प्रधानमंत्री जनधन योजना. याद रखना, जनधन योजना का पूरा नाम है प्रधानमंत्री जनधन योजना. स्टार्ट कब हुआ था? 28 अगस्त. एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, इसलिए मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ. 28 अगस्त 2014 और फर्स्ट डे पे कितने लोगों ने अकाउंट ओपन करा? 1.5 करोड़. और 8 जनवरी तक यानी 4 महीने के अंदर कितने लोगों ने? 12.58 करोड़ लोगों ने अकाउंट ओपन करवाया था. इन्वेस्टमेंट कितना हुआ था उसमें? 10,590 करोड़. तो ये याद रखना है. ओके, अभी फीचर्स क्या था जनधन योजना का वो देखो. विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग बैंकिंग फैसिलिटी पर कैपिटा एंड रिडक्शन इन द रीजनल इनइक्वालिटीज, दिस योजना वाज स्टार्टेड एंड द मेन पर्पस क्या था? सब्सिडी गिवन टू पुअर फैमिलीज बाय द गवर्नमेंट शुड डायरेक्टली गो टू देयर बैंक अकाउंट. जैसे आप लोगों को पता है जो गैस पे सब्सिडीज मिलती है, ठीक है, कितनी मिलती है हम उस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं, अभी पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, ठीक है, तो उसको इग्नोर करते थोड़ा. अभी बात करते हैं सिर्फ सब्सिडीज की. तो सब्सिडी गिवन टू द पुअर फैमिलीज बाय द गवर्नमेंट सो डायरेक्टली गो टू द देयर अकाउंट. तो याद रखना है कि इसका मेन टारगेट था कि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा फैसिलिटीज दी जाएंगी वो डायरेक्टली लोगों के बैंक अकाउंट तक जाए, बीच में कोई आके उसको खा ना जाए. राइट. द मेन फीचर ऑफ दिस स्कीम इज दैट द बैंक अकाउंट इज ओपन विद जीरो बैलेंस. और याद रखना है कि ये जो अकाउंट है वो जीरो बैलेंस के साथ भी ओपन हो सकता है. एंड आफ्टर 5 मंथ, याद रखना है, आफ्टर 5 मंथ यू कैन विड्रॉ ₹5,000 एज अ ओवरड्राफ्ट. ये फैसिलिटीज प्रोवाइड किया था. तो याद रखना है द मेन फीचर ऑफ दिस स्कीम, याद रखना है, यहां पे मैं मेन फीचर्स लिख देता हूं. मेन फीचर क्या था कि यू कैन ओपन दिस अकाउंट विद जीरो बैलेंस एंड आफ्टर 5 मंथ यू कैन गेट ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹5,000. एंड अंडर दिस स्कीम दोज हु ओपन अकाउंट, याद रखना है, अंडर दिस स्कीम दोज हु ओपन अकाउंट बिफोर 26 जनवरी 2015, यानी कि जिन्होंने जनवरी महीने के पहले ओपन करवाया, यानी 26 जनवरी के, also benefited with a life insurance policy. उन लोगों को एक्स्ट्रा फैसिलिटी क्या मिला था? लाइफ इंश्योरेंस का. अर्ली वाले जो है ना, मतलब जल्दी आ गए थे भाई, उनको कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए ना, तो ये उनको फैसिलिटी मिला था. उसके बाद यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना इज प्रोमिनेंटली अ स्कीम फॉर ओवरऑल फाइनेंशियल इंक्लूजन. याद होगा हम लोगों ने जो आरबीआई वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था एक जो गवर्नमेंट का टारगेट है, यानी आरबीआई का टारगेट है, वो है प्राइम मिनिस्टर उसका फाइनेंशियल इंक्लूजन. फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है कि जो भी फाइनेंशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है उसका मेन टारगेट होना चाहिए कि जो लास्ट पर्सन है ना उसको भी बेनिफिट मिले. जैसे मैं एक एग्जांपल दे, मान लो जैसे मैं क्लास में बैठ के कुछ बता रहा हूँ या कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मेरा टारगेट ऐसा होना चाहिए जो लास्ट बेंच पे बैठा है ना उसको भी वो बात समझ में आए और वो भी उसका बेनिफिट ले सके. यही मेन टारगेट था प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना का, कि भाई लास्ट पर्सन जो है ना उसको भी बेनिफिट मिले. ऑन द अदर हैंड इट हिट्स डायरेक्टली ऑन द पॉवर्टी बाय प्रोवाइडिंग माइक्रो फाइनेंस एंड बैंकिंग फैसिलिटी. और इसका जो मेन बेनिफिट था वो ये था कि भाई माइक्रो फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा था और बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा था. जैसा कि तुम लोग को पता होगा 2015 के बाद से हमारे यहाँ पे लगभग लोगों के पास बैंक अकाउंट है. उसके पहले लोग बैंक अकाउंट ओपन ही नहीं करवाते थे क्योंकि 1,500 रुपए मिनिमम मेंटेन करना पड़ता था, राइट, और कुछ पैसे जमा करने पड़ते थे. तो जो गरीब लोग हैं वो सोचते क्या अकाउंट ओपन करा, कभी कुछ काम तो आएगा नहीं. लेकिन आज क्या है, मैक्सिमम काम बैंक से होने की वजह से लोग अकाउंट्स ओपन करवा रहे हैं, पैसे उनको मिल रहे हैं और बैंकिंग फैसिलिटी इंक्रीज हो गया, राइट. तो ये हमारा जो टारगेट था ये पूरा का पूरा, ये हमारा टारगेट, ये टॉपिक किसका था? एम्प्लॉयमेंट का. किसका टॉपिक था? हमारा एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स का. ये सारे टॉपिक्स क्यों बने थे? टू रिड्यूस द पॉवर्टी, यानी मेजर्स टू रिड्यूस द
पॉवर्टी। क्लियर है इतना? तो याद रखना ये सारे टॉपिक किससे रिलेटेड है, इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बता देना, और इसका जो पीडीएफ है जो जैसा मैंने अंडरलाइन किया सेम टू सेम, यानी जिसको बोलते हैं एनोटेशन, ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ऑलरेडी, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करो और ये पीडीएफ वहां से ले लेना, ठीक है। और बाद में बुक्स में टिक कर लेना है, नोट्स बना लेना। हालांकि मैं सजेशन दूंगा कि नोट्स बनाने की आदत डालो, ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि इसमें सब कुछ याद नहीं करना होता है हमें, सब कुछ ऐसे वन बाय लाइन नहीं रट सकते हो तुम। तो क्या करो, मेन वर्ड्स पे फोकस करो, बाकी राम कहानी तुम ही लिखते हो, आई नो दैट। और एग्जाम्स में भी हम वही करते हैं, एग्जाम किसी भी एग्जाम में आपको डिक्टो लाइन टू लाइन नहीं चेक होता है, राइट। आपको पता होना चाहिए कि मेन वर्ड क्या है। जो टीचर्स होते हैं ना, उनके मेंटली, यानी बीइंग अ टीचर मैं भी यही करता हूँ कि मेन वर्ड फोकस करता हूँ, क्या ये स्टूडेंट ने मेहनत की है वो दिखेगा, जिस स्टूडेंट ने मेहनत की ना वो दिखेगा उस पे। बाकी जो राम कहानी तो सब लिखते हैं, थोड़ा बहुत तो सभी लिखते हैं, राइट। और सबके सब है ना इतने आइंस्टाइन नहीं बन सकते, तो एटलीस्ट बी ए नॉर्मल पर्सन, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। और इस बात को दिल पे मत लेना, दिमाग पे ही लेना, ठीक है। ज्यादा ऐसे मत बोल देना कि ऐसा नहीं है सर, मैं तो लाइन वाइज लाइन याद कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। तो ये बात नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए थी, बाकी जो इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, बहुत ज्यादा लर्न कर लेते हैं, दैट्स टू गुड, टू गुड, बहुत अच्छा लगेगा मुझे भाई। ऐसा नहीं है कि वो लोग मुझे नहीं पसंद है, सारे लोग पसंद है, बट मैं इन एवरेज पीपल की बात कर रहा हूँ, ओके, ठीक है। तो आई होप सारी चीजें समझ गए होगे। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।